हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोगों ने पिछला वीडियो किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसी चैप्टर का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सेल वगैरह के बारे में, सेल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो गेन किया था, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें जो है हम सेल के ऑर्गेनल्स, जो बेसिक ऑर्गेनल्स हैं जो आपके सिलेबस में है, 9th क्लास सिलेबस में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो इतने ही ऑर्गेनल अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, इनके डेफिनेशंस, फंक्शंस, तो आपको आराम से एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतने ऑर्गेनल्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो है आप अलग से और कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपको क्या कहते हैं दूसरे बुक्स में, हेल्प बुक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में इतने ही ऑर्गेनल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको जो है हम मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेल कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो निक नेम आप कह सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेल है। तो ये होता क्या है, तो ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्स एंड सीड्स। ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कि बॉन्डेड होता है मेम्ब्रेन से, और ट्यूब्स और सीड्स का नेटवर्क होता है, लार्ज नेटवर्क। ठीक है, तो इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक रफ है, एक स्मूथ है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन वो कैसे बनाता है, तो उस पे जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इनके ऊपर जो है क्या चिपका हुआ रहता है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। वो भी एक तरह का आप ऑर्गेनल कह सकते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। और यही क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। ठीक है, इसीलिए जो है ये आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, और उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। लिपिड का फॉर्मेशन जो है, मतलब लिपिड जो है किसको बोलते हैं, फैट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम जो इसके फंक्शंस हैं उस पर वो देखते हैं। फंक्शंस इसके यहाँ पे 3 है, इसके अलावा एक और है, वो भी आएंगे। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, पहला मतलब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देखे जो सेल मेम्ब्रेन होता है या किसी भी चीज का जो मेम्ब्रेन होता है वो दो चीजों से बना हुआ होता है, प्रोटीन और लिपिड का। तो वो प्रोटीन और लिपिड जो है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म कर रहा है। तो इस कारण से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो मेम्ब्रेन, किसी भी ऑर्गेनल को या किसी सेल को का मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो है ये कर सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड वन इज एंजाइम्स और हार्मोन्स, क्योंकि ये जो है ये एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये क्यों कर सकता है, इसका रीजन भी वही है, प्रोटीन से ही एंजाइम्स या हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कर सकता है एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको फास्ट करने का काम करते हैं। बायो कैटेलिस्ट उनको बोला जाता है। ठीक है, कैटेलिस्ट केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं बिना उसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वही जो एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटलिस्ट होते हैं। और इसके बाद जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लीवर में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स के। ठीक है, यहाँ लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। मतलब जैसे कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जाता है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लीवर में प्रेजेंट होता है वो उसका फंक्शन होता है कि उसको डिटॉक्सिफाई किया जाए। जैसे कि कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो लीवर का ही जो है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश करता है। लेकिन सुने होंगे कि अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण लीवर खराब हो गया, मतलब अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगा तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका फंक्शन बिगड़ जाता है, ठीक है, वही इसीलिए बोलते हैं लीवर खराब हो गया। तो ये 3 फंक्शन हुए। इसके अलावा जो है आप एक और फंक्शन होता है इसका, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलिए उसके साथ कनेक्ट करता है न्यूक्लियस को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है क्या करता है कि कनेक्ट करने से कनेक्ट करता है, तो ये इस ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कर रहा है मटेरियल को न्यूक्लियस से आउटर एनवायरनमेंट में, ठीक है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में तो डायरेक्ट न्यूक्लियस कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियस से कोई चीज अगर डायरेक्ट बाहर भेजना है तो उसमें भी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वर्क करता है, ठीक है। तो ये पहला आपका ऑर्गेनल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद सेकंड वन है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है इसको आप ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक फंक्शन है ये है सामान को पैक करके ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, पैकेजिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका बेसिक फंक्शन है, इसीलिए इसको हम ट्रांसपोर्टर इसका निक नेम दे सकते हैं। तो ये जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स का प्रेजेंट होता है, मतलब अलग अलग आप कह सकते हैं कि इसमें वेसिकल्स होते हैं, और हर एक वेसिकल जो है अरेंज होता है इस तरह कि लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब जो वेसिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये गोल्जी अपैरेटस है। इसके बाद जो इसका फंक्शन है, फंक्शन अभी हम पहला जो बात की, पहला है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करना, डिस्पैच करना, ठीक है। मतलब अगर इस तरह से ये पैक कर देता है कि वो जो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सब्सटेंस को कोई डैमेज ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये पैकेज कर दे। इसके बाद जो है ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। और जो ये इसका जो तीसरा फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये लाइसोजोम्स का फॉर्मेशन करता है, लाइसोजोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है अभी हम जब लाइसोजोम पढ़ेंगे तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। अब जो है हम लोग थर्ड ऑर्गेनल की तरफ आ रहे हैं, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल जो होता है ये हम लोग कल ही प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब डिफरेंस देख रहे थे तो हम लोगों ने पता लगा था कि प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, वेयर एनिमल्स में जो वैक्यूल होता है स्मॉल होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में आपको एक ही वैक्यूल देखने को मिलेगा, जबकि एनिमल सेल्स में एक से ज्यादा 2, 3, 4 वैक्यूल्स जो है, उससे भी ज्यादा वैक्यूल्स जो है आपको मिल सकते हैं उसमें सेल में, ठीक है, छोटे छोटे वैक्यूल्स एनिमल सेल में, ये है। इसके बाद जो इसका जो फंक्शन है, इसमें जो इस वैक्यूल को आप स्टोर हाउस कह सकते हैं, एक तरह सा गोडाउन कह सकते हैं, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं, गोडाउन कह सकते हैं, सिंपल सा। तो ये वैक्यूल जो है ये क्या करता है, इसको जो मेन फंक्शन है ये दूसरा नंबर पहले देख लेते हैं, स्टोर एमिनो एसिड, शुगर एंड वाटर। इसका मेन फंक्शन जो होता है ये चीजों को स्टोर करके रखता है, एमिनो एसिड्स को, वाटर को, शुगर को, ठीक है, ये स्टोर करके रखता है। और जो दूसरा है ये प्लांट सेल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है तो प्लांट सेल को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब रेजिडिटी प्रोवाइड करता है उसको एक तरह से। एक तो रेजिडिटी उसका सेल वॉल जो है प्लांट सेल का वो तो प्रोवाइड करता ही है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रेजिडिटी है वो प्रोवाइड करता है उसको वैक्यूल्स, ठीक है। और जो है वैक्यूल्स जो है वो सेल में वाटर का मेंटेनेंस, मतलब वाटर लेवल कह सकते हैं आप, वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मान लीजिए कि जो हम लोग कल पढ़ रहे थे डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के बारे में, मान लीजिए कि कोई सेल है, सेल के सराउंडिंग जो है वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सेल को वाटर चाहिए, तो वो क्या करता है, वैक्यूल जो है सेल से वाटर अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या हो जाता है कि सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और फिर बाहर से जो वाटर है वो सेल में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना, जितना सेल को चाहिए उसको मेंटेन, तो ये भी फंक्शन जो है वो वैक्यूल करता है, ठीक है। ये दोनों में करेगा, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। इसके अलावा अमीबा में, अमीबा के बारे में हम लोग कल जान रहे थे कि वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे बना दीजिए, बीच में न्यूक्लियस, वो अमीबा होता है, बायोलॉजी का सबसे आसान डायग्राम। तो अमीबा जो है
उसके पास स्पेशल एक फूड वैक्यूल होता है, क्योंकि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको सारे फंक्शंस जो वही सेल परफॉर्म करेगा। तो उसके पास एक स्पेशल फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि फूड स्टोर भी करता है, उसका जो फूड वो लिया, और साथ में उसमें एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उस वैक्यूल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है अमीबा में। तो ये हुआ वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब जो है हमारा चौथा जो ऑर्गेनल है वो है लाइसोजोम्स। ठीक है, अभी हम जो यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे थर्ड फंक्शन जो गोल्गी एपेरेटस का था, लाइसोजोम का फॉर्मेशन करता है। तो लाइसोजोम होते क्या है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैली टाइप, जिसमें कि बॉन्डेड होते हैं, बंद होते हैं चारों तरफ से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उन बैग्स में। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, लाइसोजोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को गोल्गी अपैरेटस पैक कर देता है। ठीक है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर्म हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और उनको जो है इसने पैक कर दिया किसने, गोल्गी अपैरेटस में, और वो दोनों मिलके क्या बन गए, लाइसोजोम्स। ठीक है, तो लाइसोजोम्स का जो निक नेम है वो है डाइजेस्टिव बैग। हम इसको डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं लाइसोजोम्स को। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग बोलने का कारण है, रीजन ये है कि ये जो है डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन मटेरियल्स को। मतलब अगर कोई ऐसा मटेरियल आ जाए हमारे सेल के अंदर जो मतलब सेल के लिए हार्मफुल है या सेल को उसका नीड नहीं है, तो वो क्या करता है, वो लाइसोजोम जो है उसके अपने अंदर से एंजाइम्स निकालता है, या उसको आप कह सकते हैं उस पार्टिकल को डाइजेस्ट इनगल्फ कर जाता है और उसके अंदर उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो इसका सेकंड फंक्शन है, ठीक है, उसके कारण इसका निकनेम एक और आ जाता है। ठीक है, पेट नेम चेंज हो जाता है। दूसरा जो फंक्शन है, एनगल्फ इट्स ओन सेल व्हेन द सेल बिकम्स ओल्ड और डैमेज्ड। ठीक है, जब सेल, जिस सेल में ये है, वो सेल जब ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बहुत दिनों पुराना हो जाता है, तो वो अपना फंक्शन जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है। या फिर मान लीजिए कि वो सेल डैमेज हो जाता है, तो वो सेल अब डेड हो जाता है, अगर किसी कारण से डैमेज हो जाने के बाद, तो वो सेल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो उस केस में जो है लाइसोजोम्स से सारे एंजाइम्स निकलते हैं बाहर और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी कारण से जो इसका दूसरा नाम है वो है सुसाइडल बैग। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जा सकता है, मतलब ये सेल को सुसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक तरह से। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का। ये है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये क्या करता है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है, नेम द ऑर्गेनल विच हैज इट्स ओन डीएनए। ठीक है, तो ऐसे दो ही ऑर्गेनल्स हैं जो आपके सिलेबस में है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है एक और दूसरा है प्लास्टिड, यही दो ऑर्गेनल्स हैं आपके सिलेबस में। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ज्यादा दो ही पूछेगा, यही दोनों का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होते हैं, जिसके कारण ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसके पास ये कि इसका जो मेन फंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसी फंक्शन के कारण क्या कहा जाता है, क्या है, जनरेट्स एनर्जी। ठीक है, सेल के लिए जो है ये एनर्जी जनरेट करता है, जो सेल है उसके लिए एनर्जी जनरेट करता है, ग्लूकोज मतलब जो फूड डाइजेस्ट होता है उससे, और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके ये एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए। और वो जो आपका एनर्जी है वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है वो एनर्जी, और इसको आप एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं। मतलब जो हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, एनिमल्स का जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिम्स का जो बॉडी है सिंपली, वो जो है जो एनर्जी खर्च करता है वो एटीपी के फॉर्म में ही खर्च करता है, या स्टोर भी जो है एटीपी के फॉर्म में ही करता है। ठीक है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी बोला जाता है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी बोला जाता है। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद जो लास्ट ऑर्गेनल है वो प्लास्टिड। ठीक है,
तो प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है, इसलिए ये भी अपना क्या कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिड्स जो हैं ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लास्टिड्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, आपकी बुक में 2 ही है, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना चाहिए कि प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तीन टाइप्स कौन से, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो इन तीनों का अपना अपना फंक्शन है, तो ऐसे आप इस तीनों का अगर फंक्शन एक साथ लिखें तो प्लास्टिड का 3 फंक्शन हो जाता है। पहला फंक्शन जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, और ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है और उसी से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना। इसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो है पिगमेंट सिंथेसिस। पिगमेंट सिंथेसिस मतलब ये कलर का सिंथेसिस करता है, ठीक है, कलर्स बनाता है। और ये पिगमेंट सिंथेसिस करके करता क्या है, कलर बना के क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कलर्स किसको, फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट ही सिंथेसाइज करके देता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये दोनों आपके कलर्ड प्लास्टिक हो गए, ये ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल, क्योंकि तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, और क्रोमोप्लास्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको मिल सकते हैं। इसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये सिर्फ व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं, कलरलेस कह सकते हैं आप। और इसका क्या फंक्शन है, ये स्टोर करता है लिपिड्स को और प्रोटीन्स को, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो ऑर्गेनल्स हैं, इतने से ही ऑर्गेनल्स जो है आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, और अगर आपको इतना सा याद रहता है तो आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा बस एक टॉपिक बचा हुआ है, सेल डिवीजन, उसको अब हम कर लेते हैं। तो हम लोग जो है सेल डिवीजन करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन हम लोग कल जो है सेल थ्योरी पढ़े थे। सेल थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट था उसमें हम लोग पढ़े थे कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं, द न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड सेल्स। जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ओल्ड सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं। पुराने जो सेल्स हैं उन्हीं से जो है न्यू सेल्स का ओरिजिनेशन होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हैं। नए सेल्स तभी फॉर्म होते हैं जब पुराने सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बाय विच न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ओल्ड सेल्स, जिस प्रोसेस से नए सेल्स जो हैं ओल्ड सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं, उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। एकदम सिंपल है। तो सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। याद रखना है आपको, 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो दोनों के बारे में हम देख रहे हैं। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें जो मदर सेल है, जो मदर सेल है मतलब एक सेल है, वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसा मदर सेल था एकदम वैसा ही 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, और क्रोमोजोम का जो नंबर है वो सेम रह रहा है। मतलब अगर हमारे बॉडी में अगर हम क्रोमोजोम्स की बात करें तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर्स। तो मदर सेल में अगर 23 पेयर्स हैं यानी 46 क्रोमोजोम है, तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे, ठीक है। जब क्या होगा, माइटोसिस होगा, है ना। माइटोसिस जब होगा तो क्या होगा कि जो मदर सेल में जितने क्रोमोजोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल में भी रहेंगे। इसके अलावा जो ये सेल डिवीजन है ये यूज होता है ग्रोथ में, जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, या रिपेयर में, जब मान लीजिए कोई टिश्यू डैमेज हो गया या कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, तो वहां पे जो रिपेयर होता है, नए सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी सेल से होता है, मतलब इसी प्रोसेस से होता है, इसी टाइप के सेल डिवीजन से होता है, ठीक है। और जिसके बाद सेकेंड वन इज मियोसिस। मियोसिस में क्या है कि मदर सेल डिवाइड्स इनटू 4 न्यू सेल्स। जो मदर सेल है
वो 4 नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है। 4 नए सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। कौन? मदर सेल। एक सेल जो है वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें क्रोमोजोम का जो नंबर है वो आधा हो जाता है। मतलब अगर मदर सेल में 46 क्रोमोजोम्स था, तो अब जो नए सेल्स आए उसमें सिर्फ 23 क्रोमोजोम्स ही हुए, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, जो एनिमल्स के या प्लांट्स के स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ वहीं पे ये जो सेल डिवीजन है मियोसिस वाला वो यही होता है। क्यों होता है? तो गैमीट्स के फॉर्मेशन वाला। ठीक है, गैमीट्स के बारे में क्लास 8 में जब आप रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि 2 तरह के गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इन्हीं दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो अगर दोनों गैमीट्स में मान लीजिए 46 पेयर होगा, मतलब सॉरी 46 क्रोमोजोम होगा, दोनों जो है वो मिल जाएंगे और जब ये दोनों फॉर्म करेंगे जाइगोट, तो उसके पास क्या आ जाएगा? 92 क्रोमोजोम्स होगा और हर बार ये बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए जो है जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे मियोसिस होता है, ताकि जो क्रोमोजोम है उसका नंबर आधा हो जाए। जैसे 46 था तो आधा हो गया 23। मेल गैमीट के पास भी 23, फीमेल गैमीट के पास भी 23 क्रोमोजोम्स। फिर दोनों जब फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट के पास क्या हो जाएगा? 46 क्रोमोजोम हो जाएगा। तो नंबर कभी चेंज नहीं होगा क्रोमोजोम्स का। ठीक है, तो इसलिए जो होता है वो आपका मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन में। बाकी कहीं पर भी मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो अब दोनों को हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पहले जो सिंपल जो आपको दिखेगा जो सेल डिवीजन, वो कैसा होगा? एक सेल है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशन करेगा, और फिर वो सेल इलोंगेट हो जाएगा और फिर 2 सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। इतना अगर प्रोसेस है तो ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस, यहीं तक का प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम क्रोमोजोम्स के हिसाब से समझे तो मान लीजिए कि किसी सेल में 2 क्रोमोजोम है, तो पहले जो क्रोमोजोम है उस क्रोमोजोम किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस इलोंगेट क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर का जो क्रोमोजोम्स हैं वो डिवाइड होते हैं या वो रिप्रोड्यूस होते हैं, आप कह सकते हैं। जो क्रोमोजोम्स हैं वो एक क्रोमोजोम जो है सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है, इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। मतलब एक ही क्रोमोजोम पे एक और क्रोमोजोम आ जाता है। तो यहाँ पे दो दो हो गए, फिर ये दोनों क्रोमोजोम्स अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं मतलब 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों क्रोमोजोम्स अलग अलग हो गए। फिर ये सेल इलोंगेट किया, फिर जो 2 सेल बने, इसके पास भी 2 क्रोमोजोम, इसके पास भी 2 क्रोमोजोम। पहले वाले के पास 2 ही था तो सेम रह गया क्रोमोजोम का नंबर। इसी को जो है इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? माइटोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये प्रोसेस और आगे बढ़े, मतलब ये 2 सेल्स जो हैं, ठीक है, ये 2 सेल्स और 4 सेल्स में डिवाइड हो जाए ठीक है, बिना क्रोमोजोम के नंबर को बढ़ाए। मतलब पहले जो प्रोसेस हुआ माइटोसिस हुआ, और अगर ये जो 2 सेल्स हैं ये और 4 सेल्स में डिवाइड हो जाए, मतलब बिना क्रोमोजोम्स रिप्रोड्यूस हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपके 4 क्रोमोजोम्स हैं तो ये दोनों रिप्रोड्यूस नहीं हुए, बल्कि ये डिवाइड हो गए 2 सेल्स में और ये वाला फिर 2 सेल्स में। तो यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर आधा हो गया। मतलब पहले यहाँ पे 2 था, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म हुए न्यू सेल्स, डाउटर सेल्स, उनके पास एक ही क्रोमोजोम्स हैं और यही आपका जो है गैमीट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस का भी आधा प्रोसेस तक माइटोसिस ही होता है। ठीक है, मियोसिस होते समय भी पहले माइटोसिस ही होगा, फिर जाके वो डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बिना रिप्रोड्यूस हुए, मतलब बिना न्यूक्लियस की इलोंगेशन के हुए डिवाइड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि क्रोमोजोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां तक जो है हमारे पास क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। ठीक है, पहले 2 क्रोमोसोम्स थे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन किए, फिर वो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए और 4 क्रोमोसोम्स बनाए, फिर ये सेल अलग अलग हो गया, 2 सेल्स आए, दोनों के पास 2-2 क्रोमोसोम। लेकिन अब बिना सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाए ये सेल्स जो है वो डिवाइड करके क्या करने? एक एक क्रोमोजोम हो गया सबके पास। पहले वाले के पास 2 था, लास्ट वाले के पास 1 बचा, मतलब क्रोमोजोम्स का नंबर डिवाइड हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे हो गया माइटोसिस। माइटोसिस में भी पहले मियोसिस, सॉरी यहाँ पे हो गया मियोसिस। मियोसिस में भी पहले माइटोसिस का ही प्रोसेस होगा। ठीक है, लास्ट में वो डिवाइड होंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सेल डिवीजन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको जो है बहुत स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का। और ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।